वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो। एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संदर्भ में इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। In doing a good thing, everything is permitted which is not prohibited expressly or by clear implication. Examine the statement with suitable examples in the context of a public servant discharging his/her duties. तो 150 शब्द का प्रश्न है, 10 अंक हैं। अगला प्रश्न भी जुड़ा हुआ है इससे, आएंगे अभी अगले प्रश्न पे। 4 का भी इसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, आज देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ की क्लास ब्रेक नहीं हुई है 40 मिनट बाद। नया कोड भेज दिया गया है ग्रुप पे, लेकिन अब आज ज़रूरत नहीं पड़ी है। आज अभी जूम ऐप वालों का मैसेज आ रहा था, पता नहीं क्यों जूम ऐप वाले आज हम लोगों से खुश हैं। तो उनका मैसेज आ रहा था कि आज वो 40 मिनट बाद इंटरप्ट नहीं करेंगे हम लोगों की क्लास। तो आज इसलिए हमें लग रहा है कि वो 40 मिनट वाला ब्रेक इसीलिए नहीं हुआ। 1:15 से हम लोग क्लास कर रहे, तो उस लिहाज से 1:55 पे ब्रेक होना था। हाँ हाँ, तो एक बार 1:55 पे ब्रेक होना था, लेकिन नहीं हुआ है ब्रेक। तो आज जूम ऐप वाले खुश हैं। वो 1 दिन 2 दिन के लिए खुश होते हैं, तो कभी कभी खुश हो जाते हैं वो। तो आज खुश हैं वो, कोई बात नहीं। तो आज बिना ब्रेक के हम लोग कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन और 4 नंबर ए बी और कर लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं कि अच्छा कार्य करने में वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो। एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संदर्भ में इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए। बेसिकली साध्य और साधन की पूरकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपका साध्य अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उद्देश्य अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, तो प्रश्न कह रहा है कि फिर उसको पाने के लिए आप जो भी करते हैं वो सब आप कर सकते हैं उसे पाने के लिए, जिसे करने की मनाही नहीं है। कुछ चीज़ें अगर मना कर दी गई कि ऐसा नहीं करना है तो वो नहीं कीजिए, और बाकी फिर आप कुछ भी कीजिए अगर आपका लक्ष्य अच्छा है। तो क्या लोक सेवक ऐसा कर सकता है? उदाहरण के साथ आपको ये बात बतानी है। तो वास्तव में साध्य और साधन की अच्छा साध्य है, तो क्या साधन का भी अच्छा होना जरूरी है? या गलत साधन से भी आप बेहतर साध्यों को पूरा कर सकते हैं? अगला जो प्रश्न है लगभग यही प्रश्न है। वो पहले इसको देख लें, तब अगले पे आ जाएंगे। हैं लेकिन दोनों जुड़े हुए प्रश्न। इस प्रश्न में सबसे पहले आपको थोड़ा सा लोक सेवा की भूमिका बतानी होगी। अच्छा कार्य क्या है, तो ये तो लोक सेवा की भूमिका आप बताएंगे, तभी पता लगेगा कि भाई अच्छा कार्य किसे कह रहे हैं आप। तो अगेन एक लोक कल्याणकारी राज्य में लोक सेवाओं की भूमिका की चर्चा करेंगे हम। जनता का समावेशी विकास, सामाजिक आर्थिक न्याय, सार्वजनिक हित, थोड़ा सा आप इसकी चर्चा करें। लोक सेवा की भूमिका, जो कि यहाँ इस प्रश्न के संदर्भ में अच्छा कार्य होगा। तब उसके बाद देखिए हम चर्चा कर रहे थे पीछे प्रश्नों में कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता की,
कि आचार संहिताएं लोक सेवकों को ये बताती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, वो लिखा है प्रश्न में कि क्या निषिद्ध किया गया है और क्या निषिद्ध नहीं किया गया है। तो ये कौन बताता है हमें? कोड ऑफ कंडक्ट। तो वहां से जुड़ा हुआ फिर प्रश्न है। कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता का मतलब हम बता रहे थे आपको, ऐसे नियमों सिद्धांतों का समूह जो लोक सेवकों के आचार व्यवहार को नियमित नियंत्रित करते हैं। वो नियम सिद्धांत बताते हैं कि लोक सेवक को क्या करना चाहिए अपने पद पर रहते हुए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि लोक सेवक अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सके। हर सेवा की आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट है। तो अब आपको फिर उसकी चर्चा करनी है थोड़ा सा, कि कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा तय किया जाता है कि लोक सेवक को क्या करना है, क्या नहीं करना है। और साथ में हमने ये भी आपसे कहा था कि लोक सेवकों को बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां होती हैं जो उन्हें समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रयोग करनी होती हैं। अपने विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। तो हर बात लिखी भी नहीं होती है। हम पढ़ते हैं कि कलेक्टर 3 बात पूछना है जी। सर, ये मैं कह रहा हूँ कि लोक सेवक के कई प्रश्न आते हैं इथिक्स में। हाँ। तो क्या लोक सेवक जो एक्ट होता है इनका, सिविल सर्विसेज रूल्स एक्ट 1969, क्या उसको पढ़ लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या फिर लोक सेवक के कुछ अधिकार सीआरपीसी में भी दिए गए हैं? सब पढ़ेंगे, सब हम बताएंगे आपको। केस स्टडी सॉल्व करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ये हमें ध्यान रखना होगा जब केस स्टडी हम सॉल्व करेंगे तो, और ये हम बताएंगे आपको जब केस स्टडी सॉल्व करना सिखाएंगे। तो सबको ध्यान रखना है हमें। भाई अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो नेचुरल सी बात है गलतियों की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्योंकि सर जीएस के टॉपिक में केवल एक जगह लास्ट में लिखा हुआ है लोक सेवा की विशेषताएं। लोक सेवा, हाँ लोक सेवा की संकल्पना पढ़नी है हमें, लास्ट यूनिट में है लोक सेवा की संकल्पना। लोक सेवा की संकल्पना हमें पढ़नी है। तो जब कॉन्सेप्ट आएगा पब्लिक सिविल सर्विस का तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। कोड ऑफ कंडक्ट अलग से भी सिलेबस में लिखा हुआ है, आचार संहिता, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और केस स्टडी सॉल्व करने में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं वो हम बताएंगे आपको, कि किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हुए ही तय करेंगे अपना कोर्स ऑफ एक्शन। जवाब हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए जवाब लिखेंगे अपना, तो वो हम बताएंगे आगे फिर आपको। तो यहाँ सबसे पहले हम लोक सेवाओं की भूमिका दिखाएंगे थोड़ा सा लोक कल्याण में। फिर हम कोड ऑफ कंडक्ट की चर्चा करेंगे जो ये बताता है कि लोक सेवकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोक सेवा के मूल्यों की भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो हमारे सिलेबस में ही लिखे हुए हैं। लोक सेवा के मूल्य सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, पक्षपात रहित शासन व्यवस्था, करुणा, समानुभूति। हम उन मूल्यों की थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये सब करने की अपेक्षा करते हैं हम लोक सेवक से। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए में ही हम लोक सेवा के मूल्यों की भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। और तब फिर अब देखिए पूरा ये जो प्रश्न है तो सार यही हो गया कि अच्छा कार्य मतलब उद्देश्य, भूमिका क्या है लोक सेवाओं की, में वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध ना किया गया हो। तो कुछ चीजें जो मना कर दी गई तो ठीक है कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बेईमानी नहीं करनी है, हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, तो ये तो हम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर छोड़ी गई हैं, बहुत सारी बातें जो हमारे विवेक के ऊपर छोड़ी गई हैं,
उसके आधार पे हम बता रहे थे हमें फैसले लेने होते हैं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। याद है आपको, तो एक केस स्टडी हमने की थी सद्भाविक भूल वाली। सद्भाविक भूल की भावना तो बड़ी अच्छी है, सद्भावना है, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो गई। और हमने एक उदाहरण दिया था उसमें कि कलेक्टर साहब ने रोड पे कोई शौच कर रहा था तो उसकी फोटो खींच के और सोशल मीडिया पे डाल दी। भावना कहीं गलत नहीं है, काम तो अच्छा था उनका, हाँ वो उसके लिए जो उन्होंने एक तरीका किया वो तरीका विवादास्पद हो गया। दुर्गा शक्ति नागपाल ने, हमने कहा कि एक धार्मिक स्थल की अतिक्रमण में बनी दीवार गिरा दी। काम बड़ा अच्छा है, जो ड्यूटी है उसे पूरा, लेकिन वो जो उन्होंने किया तरीका शायद वो गलत हो गया, वो विवादास्पद हो गया। तो हम यहाँ महात्मा गांधी का जिक्र कर सकते हैं 1 लाइन 2 लाइन में। महात्मा गांधी ने हमेशा कहा कि साध्य और साधन की पूरकता होनी चाहिए। विवेक का प्रयोग करते समय, इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते समय लोक सेवकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं, वो जो फैसले ले रहे हैं, उनके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो जो उनका लक्ष्य है पूरा होगा नहीं होगा। याद कीजिए, आपको और एक हम बताएं, मेरी आदत है हमेशा से कि मैं प्रश्न से ही जवाब निकालने की कोशिश करता हूं और मैं ये सिखाना चाहता हूं आप लोगों को भी ये कला, क्योंकि ये कला आप सीखेंगे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। जब मैं प्रीलिम्स देता था यूपीएससी का, 150 प्रश्न जीएस में होते थे और मुझे याद है कि 5-7 आंसर मैं उन 150 प्रश्नों में से ही निकालता था। किसी प्रश्न का आंसर किसी दूसरे प्रश्न के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसका आंसर पता है, वहां से मिल जाता है। यहां भी वही तो मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि कैसे हम एक प्रश्न का आंसर यूपीएससी के ही दूसरे प्रश्न से निकाल लें, कैसे एक दूसरे से चीजों को हम लिंक करें। तो सद्भाविक भूल, और मैं क्या बताना चाह रहा था, देखिए अब एकदम दिमाग से स्लिप हो गया वो, कि कौन सा भी एक हमने प्रश्न किया था, वहां बड़ा अच्छा इसका जवाब था इसी बात का कि अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य अच्छा है। हाँ, पीछे एक केस स्टडी ही हमने की थी कि कुछ कैटेगरी हैं लाभार्थी वर्ग की, वृद्ध होना चाहिए, व्यक्ति 65+ का होना चाहिए, आरक्षित समुदाय का होना चाहिए, स्वास्थ्य, कुछ एक ऐसी केस स्टडी हमने पीछे की थी। उस योजना का फ़ायदा हो तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ आमूलचूल परिवर्तन होगा उसके स्वास्थ्य में, तो लाभार्थियों की पहचान करने का जिम्मा दिया गया था। तो देखिए हमने उसमें क्या किया था, 3 शर्तें पूरी हो रही थी कि व्यक्ति 65+ का था, काफ़ी परिवर्तनों की गुंजाइश थी उसके स्वास्थ्य में, और एक ऐसा था लेकिन बस वो आरक्षित समुदाय का नहीं था। तो था कि अब आप क्या करेंगे कि उसे आप उस योजना का लाभ देंगे या नहीं देंगे। तो हम लोगों ने क्या निष्कर्ष किया था कि लाभ देंगे। तो मतलब कि लक्ष्य अच्छा है, हमारा अच्छा काम है, उसके लिए साधन भाई कानूनन तो देखिए वो जो शर्तें हैं पूरी नहीं हो रही। एक शर्त पूरी नहीं हो रही थी कि वो आरक्षित समुदाय का नहीं है, फिर भी हमने निष्कर्ष ये निकाला कि हम लाभ देंगे और हम अपने सीनियर के सामने पूरी स्थिति भी रखेंगे, तो सीनियर भी समझेगा, उसे भरोसा है हमारे ऊपर, उसे हमारी ईमानदारी, हमारे कमिटमेंट के बारे में पता था, तभी उसने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो हम अपने सीनियर को बताएंगे, भरोसे में लेंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति को, उस बुजुर्ग को लाभ देंगे उस योजना का। किया था हमने ये। तो याद रखना है, कभी भी हम कंट्राडिक्टरी बातें भी नहीं करेंगे। तो हमने वहां कहा था कि कई बार हमें नियम कानूनों से परे जाके भी काम करना पड़ता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये भी एक महत्वपूर्ण बात, आप अभी चाहें तो कहीं नोट कर लें, हम सिखाएंगे आपको केस स्टडी में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि कई बार जो एक फिक्स दायरा है हमें उससे बाहर जाके सोचना होता है। कल ही एक केस स्टडी कर रहे थे, उसमें पूछा गया था कि नया आइडिया क्या है आपके पास। अब तक इतने सारे एसपी आए हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से ही शराबबंदी की समस्या को देखा है,
लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से शराबबंदी की समस्या को देखा और वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है प्रॉब्लम, तब आपके पास और क्या नए आइडियाज हैं? तो नए आइडिया तब तक आप नहीं अपना पाएंगे जब तक कि आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की कला आपके पास नहीं होगी, और वो जो एक फिक्स दायरा है उससे बाहर निकल के सोचने की, विश्लेषण की क्षमता आपके पास नहीं होगी। तो कई बार हमें नियम कानूनों में लचीलापन लाना पड़ता है परिस्थिति के अनुसार। तो देखिए ये सारे उदाहरण, सारी केस स्टडी जो पीछे ही हमने की, वहीं से हम इतने उदाहरण यहां डाल दें कि अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, तो कई बार ऐसा करना पड़ता है, बस मना नहीं किया गया हो वैसा करने के लिए। तो ये 4 का ए हो जाएगा, और 4 का बी देखिए, चार का बी है, सेंस लगभग इस प्रश्न का भी वही है। कार्यवाहियों की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण तो यह है कि साधन सर्वोपरि महत्व के होते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। आपके विचार में इनमें से कौन सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क पेश कीजिए। 150 वर्ड, 150 शब्द, 10 अंक। With regard to morality of actions, one view is that means are of paramount importance, and the other view is that the ends justify the means. Which view do you think is more appropriate? Justify your answer. तो देखिए लगभग वही अप्रोच है, साध्य और साधन की पूरकता। तो एक अप्रोच, 2 बातें यहां लिखी गई कि साधन सर्वोपरि महत्व के, साधन सही होना चाहिए। साधन सही नहीं होगा तो फिर वो साध्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी अप्रोच है कि नहीं, अगर साध्य अच्छा है, साधन अच्छा नहीं भी होगा, साध्य अच्छा है आपका, तो फिर वो साधन भी, फिर कोई नहीं पूछेगा आपसे वो साधन कैसा था, अगर साध्य अच्छा है तो परिणाम साधन का उचित सिद्ध कर ही देगा। रॉबिनहुड वाला कॉन्सेप्ट आप देखें तो कितना समाज का एक वर्ग है जो रॉबिनहुड को बुरा नहीं मानता, लेकिन एक वर्ग है जो कहता है कि नहीं अल्टीमेटली तो चोरी कर रहा है, लेकिन एक वर्ग क्या कहता है कि अमीरों से लूट रहा है और गरीबों में बांट रहा है। तो उसका उद्देश्य तो देखो कि उद्देश्य कहाँ गलत है उसका भाई। नक्सलवाद पढ़ते हैं आप इंटरनल सिक्योरिटी में, तो नक्सलवाद किस उद्देश्य से शुरू हुआ था? सेम यही रॉबिनहुड वाला कॉन्सेप्ट ही तो था कि अमीरों से लेंगे और गरीबों में बांट देंगे। अमीर भूमिपति बड़े बड़े जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है, संपत्ति है, उनसे छीनेंगे और गरीबों में बांट देंगे। तो लक्ष्य तो कितना अच्छा है, साधन तो साध्य तो कितना अच्छा है, लेकिन साधन है तो अल्टीमेटली चोरी डकैती की, छीन रहे आप किसी दूसरे से। भाई कानूनन तो मालिक वो है, फिर आप छीन रहे हो उससे, तो गलत है कि नहीं है? तो कार्यवाहियों की नैतिकता के संबंध में मतलब कि काम आप अच्छा कर रहे हैं, नैतिकता का मतलब आप जान रहे हो उचित अनुचित, सही गलत के बीच का भेद। तो 2 दृष्टिकोण है कि साध्य अच्छा है तो फिर साधन अच्छा हो या नहीं हो,
साधन का महत्व सर्वोपरि है, साधन अच्छा होना जरूरी है, एक दृष्टिकोण साध आपका जो भी, और दूसरा दृष्टिकोण कि नहीं साध अच्छा है तो महात्मा गांधी, आप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे यहाँ महात्मा गांधी का थोड़ा सा योगदान नैतिकता के नज़रिए से। तो महात्मा गांधी हमेशा साध्य और साधन की पूरकता और दोनों की पवित्रता पे बल देते थे। सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे देश में तो महात्मा गांधी। हमेशा उनका कहना था कि कभी भी गलत साधन के द्वारा हम अच्छे साध्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते। देश को आज़ाद करवाना था, लेकिन तरीका क्या चुना उन्होंने? अहिंसा, अनशन, हड़ताल, खुद को नुकसान पहुंचाएं लेकिन दूसरे को नहीं, हिंसा नहीं करेंगे। इसीलिए भगत सिंह या और दूसरे क्रांतिकारी कभी इनके बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठा। कभी महात्मा गांधी ने भगत सिंह जैसे लोगों को पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका तरीका गलत है, उनका साधन गलत है। साध देखिए, भगत सिंह का भी साध वही था और महात्मा गांधी का साध भी वही था, लेकिन साधन दोनों का अलग अलग था। महात्मा गांधी का साधन एकदम अलग था, तरीका एकदम अलग था, और भगत सिंह का साधन एकदम अलग और तरीका अलग। और इसीलिए कभी महात्मा गांधी को भगत सिंह पसंद नहीं आए और शायद भगत सिंह को महात्मा गांधी की अप्रोच नहीं ही देखी। इसीलिए तो उन्होंने वो रास्ता चुना था, क्रांति वाला। सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्य उनका भी वही था, लेकिन उनका तरीका। तो सामने है हमारे पास सबसे अच्छे उदाहरण कि सबका अल्टीमेट गोल, सबका अंतिम उद्देश्य एक ही था, देश को आज़ाद करवाना। लेकिन उसके लिए तरीके देख लें आप, उसके लिए अप्रोच, साधन देख लें आप। महात्मा गांधी का साधन और अप्रोच देख लीजिए, भगत सिंह का साधन और अप्रोच देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का साधन और अप्रोच देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस उसके लिए हिटलर और मुसोलिनी से भी मदद लेने के लिए उन्हें गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। भगत सिंह को बम फोड़ने से भी परहेज नहीं है। और महात्मा गांधी उसके लिए अहिंसा चाहते हैं, सत्याग्रह चाहते हैं। तो साध्य और साधन की पूरकता और साधन का बेहतर होना कितना। जॉन रॉल्स पढ़ेंगे, एक विद्वान, उनकी भी उसी तरह से बात है कि साधन पवित्र होगा तभी साध्य परिणाम भी पवित्र होगा। अपवित्र साधन से आप पवित्र साध्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जॉन रॉल्स, एक पढ़ेंगे हम, दार्शनिक और नैतिक विद्वान में। तो उनके अनुसार भी बिल्कुल वही बात है जो महात्मा गांधी कहते थे। जॉन रॉल्स का भी विचार बिल्कुल वही है कि साधन पवित्र होगा तभी साध्य या परिणाम भी पवित्र होगा। तो एक तो ये दृष्टिकोण, और दूसरा दृष्टिकोण है कि साध्य बेहतर हो तो साधन जो भी, कार्ल मार्क्स हैं, मैकियावली हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, और यहीं हमने कहा कि हमारे भगत सिंह हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं। अगर व्यवहार देखें तो अब इनके लिए साध्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, हिंसक क्रांति। उनके लिए साध्य महत्वपूर्ण है। साध्य है कि जो श्रमिक हैं, शोषित वर्ग है, सर्वहारा है, जो पूंजीपति शोषण कर रहे हैं और शोषण को रोकना है, तरीका उसके लिए हिंसा भी है तो कोई बुराई नहीं है, हिंसक क्रांति भी चलेगी। रसिया में हुई भी कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर हिंसक क्रांति, साम्यवाद आया। तब एक ये दूसरा वर्ग है कि इसके लिए साध्य सर्वोपरि है, वो साधनों की पवित्रता, अपवित्रता इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। साध्य पूरा होना चाहिए। उपयोगितावाद पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख साधने के लिए अगर कुछ व्यक्तियों को कष्ट झेलना पड़े, उनके हितों की बलि चढ़ानी पड़े, तो अनैतिक नहीं है, बुराई नहीं है। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। हम बात कर रहे थे कल ही एंटी डेवलपमेंट थीसिस,
विकास विरोधी अवधारणा की ऐसा विकास नहीं हो कि कुछ को फायदा कुछ को नुकसान, लेकिन फायदा 100 को हो रहा है और नुकसान 5 को हो रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किसे चुनोगे, कल हमने बताया कि फिर हमें चुनना पड़ेगा 100 का फायदा, 10 को नुकसान हमें फिर देख छोड़ना पड़ेगा। पूरे 100 में से 100 को फायदा हो, किसी को नुकसान नहीं, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन जब नहीं है ऐसी स्थिति तो क्या करेंगे। 90 को फायदा और 10 को नुकसान, तो फिर ऐसे में तो आप 90 का फायदा ही चुनेंगे कि 10 के नुकसान के चक्कर में और 90 के हितों की बलि चढ़ा देंगे आप। तो उपयोगितावाद यही कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और उसके लिए अगर कुछ व्यक्तियों को कष्ट भी उठाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फाइनली कि साध्य प्रमुख होता है, साधन प्रमुख नहीं होता। साध्य आपका अच्छा है तो साधन अपवित्र भी है तो चलेगा। आपको दूर दराज के इलाके में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलना है, साध्य बड़ा अच्छा है, आपकी सोच बड़ी अच्छी है कि दूर दराज के इलाके में, आप आदिवासी इलाके में जहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे कि स्कूल खोलना चाहते हैं आप वहाँ, लेकिन अब वहाँ के जो स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उसके लिए आपसे घूस मांग रहे हैं। एक केस स्टडी आपके लिए, क्या करोगे अब आप। साध्य कितना अच्छा है कि स्कूल खोलें ताकि आप बच्चों को मुफ्त पढ़ा पाएं, लेकिन अब स्कूल खोलने के लिए मान्यता चाहिए, ज़मीन चाहिए और जो तो उसके लिए आपसे घूस मांगी जा रही है। अब आप अगर वहीं अड़ जाओ कि हम घूस नहीं देंगे तो हो सकता है कभी स्कूल ही नहीं खोल पाओ आप। तो केस स्टडी है कि आप किस रास्ते को चुनोगे, घूस दे के स्कूल खोल लोगे और या घूस नहीं दोगे तो 20 साल तक उसी के लिए लड़ाई करोगे, स्कूल ही नहीं खुलेगा तो जो आपका लक्ष्य था वही पूरा नहीं होगा। तो यही बस ये प्रश्न है कि 2 ऑप्शन हैं आपके पास कि आप साध्य साधन किसे प्रायोरिटी दे रहे, दोनों को प्रायोरिटी दे रहे आप, या साध्य अच्छा है तो थोड़ा साधन अपवित्र भी है तो आप काम कर रहे या नहीं कर रहे। ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। यहाँ दोनों दृष्टिकोण परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें यहाँ डिसीजन लेना होगा कि हम साधन की पवित्रता अपवित्रता पे कितना ध्यान देंगे और नहीं देंगे। ये परिस्थिति के अनुसार तय करना होगा हमें, जैसी सिचुएशन जैसी परिस्थिति होगी। हाँ, आज के समय में दूसरा दृष्टिकोण ज़्यादा बेहतर लगता है कि अगर हमारा उद्देश्य सही है, हम व्यापक सामाजिक सार्वजनिक हित के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर उसके लिए जो हम साधन अपना रहे साधन थोड़ा उपयुक्त नहीं भी है तो चलेगा। हाँ, लेकिन साथ में फिर ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी हम डिसीजन लेंगे। ओवरऑल दोनों में से आज की व्यावहारिक जो दृष्टिकोण है वो दूसरा है कि अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है तो फिर इसके लिए साधन थोड़ा सा हमने कहा ऊपर नीचे भी है तो चलेगा। तो ये 4 का बी था। अब रोकेंगे बस, अब टाइम ख़त्म होने वाला है। बस दिख रहा है हमें सामने कि 1-2 मिनट में ये टाइम अब ख़त्म हो जाएगा। चूँकि 1:55 से दूसरा ये तो 2:30 हो गए हैं, तो बस ये 40 मिनट के 2 हम लोग वैसे अलग अलग सेशन करते हैं। ये अब एक ही सेशन आज हो गया बिना ब्रेक के, तो लगभग वो अब कंप्लीट हो गया है। तो आज इसे रोक रहे हैं हम। बचे हुए बस 5 और 6 नंबर प्रश्न, 5 में 2 हैं, 6 के 3 पार्ट हैं। कल इसको कंप्लीट कर लेंगे तो 2018 वाला भी हमारा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद कल समय होगा तो कल से ही, और नहीं तो परसों से फिर अब हम लोग हम पूरा सिलेबस बताएंगे पहले आपको कि क्या सिलेबस है, कैसे हमें पढ़ना है, और फिर एक एक करके हम टॉपिक शुरू करेंगे। और जैसा हमने कहा था कि मिक्स चलता रहेगा, टॉपिक भी हम डिस्कस करते रहेंगे, केस स्टडी भी हम बीच बीच में आपको करवाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और ये बचे हुए 5 साल के पेपर भी हम डिस्कस करते रहेंगे इसी तरीके से। 13, 14, 15, 16, 17 5 साल के पेपर भी हम इसी तरह से आपसे डिस्कस, तो वो मिक्स चलता रहेगा। ठीक है,
तो आज यहीं रोक रहे हैं। कुछ पूछना बताना है किसी को तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कल हम आगे बढ़ाएंगे। समय अब यही रहेगा हमारे लिए 1:15 वाला ही। सो किसी को कुछ पूछना बताना है तो बताएं। बस सेशन एंड होने वाला है, कंप्लीट होने मतलब टाइम पूरा होने वाला है। ठीक है, सब क्लियर है तो बंद करें। हाँ गुरप्रीत, क्या पूछ रहे हैं? रिकॉर्डिंग वीडियो तो गुरप्रीत फिलहाल नहीं मिलेंगे। जब ये पूरी रिकॉर्डिंग, अभी तो ये पूरा बैच एक आप लोगों का चलेगा और फिर ये रिकॉर्डिंग हो, ये आपको बाद में फिर मोवीशाला ऐप पे मिलेगी, अभी नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें से कुछ वीडियो यूट्यूब पे हम डलवाएंगे तो कुछ यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। ये जो अभी हम 2019 और 2018 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये तो धीरे धीरे यूट्यूब पर सारे डाले जाएंगे। लेकिन जो हम फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे, वो जो टॉपिक डिस्कस होंगे उनके सारे रिकॉर्डेड वीडियो, जब ये एक बार पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर मोवीशाला ऐप पे फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा, अभी नहीं मिलेगा। नोट्स हमने कहा था कि पीडीएफ, जैसे ही अभी हम आएंगे टॉपिक पे, जैसे ही सिलेबस पे हम आएंगे तो पीडीएफ बुक आपको भेजेंगे। और जैसे ही चीज़ें शायद अब अगर खुल गया है पार्सल वगैरह, आज ही गया है एक लड़का पार्सल करने, अगर पार्सल वगैरह खुल गए हैं तो जो बुक है वो फिर आपको हार्ड कॉपी हम आपके एड्रेस पे आपको भिजवा देंगे। ठीक है, और अभी पीडीएफ हम आपको, जैसे ही हम टॉपिक पे आएंगे तो फिर पीडीएफ हम आपको इसकी अभी भेज देंगे।